नमस्कार, मैं किरण त्रिपाठी वेदा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ, एक नए कवि के साथ। आज के हमारे जो कवि हैं, हमने जिनको चुना है उनका नाम है आलोक धनवा और आज हम पढ़ेंगे उनकी प्रसिद्ध रचना पतंग। और ये इसको हमने लिया है क्लास 12 के आरोह नामक पुस्तक से। तो सबसे पहले हम कवि का परिचय बताएंगे संक्षिप्त में, उसके बाद विषय का प्रतिपाद्य बताएंगे और उसके बाद हम कविता की व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहले संक्षिप्त में आलोक धनवा के बारे में हम जानते हैं। तो आलोक धनवा जो है वो नए युग के कवि हैं और नए जमाने के कवि हैं। उनकी कविताओं को हम देख भी सकते हैं। तो आलोक धनवा का जन्म 1948 में बिहार में हुआ था, मुंगेर नामक स्थान पे। और उन्होंने बहुत अधिक कविताएं नहीं लिखी हैं। उनकी जो पहली रचना थी उसका नाम था जनता का आदमी, 1972 में प्रकाशित हुई थी। लोगों ने बहुत पसंद किया था। और उनकी दो रचनाएं भागी हुई लड़कियां और ब्रूनो की बेटियां लोगों ने काफ़ी सराहा और इस कविता के माध्यम से उन्हें बहुत यश, बहुत कीर्ति, बहुत ख्याति मिला, बहुत मान सम्मान मिला। और उनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है दुनिया रोज़ बनती है। तो ये जो पतंग नाम की रचना है, जो कविता है हम जिसको पढ़ रहे हैं, उनके उसी संग्रह से लिया गया है कि दुनिया रोज बनती है। तो इस कविता में उन्होंने बाल मनोविकारों, बाल मनोभावों का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। पतंग के बहाने इन्होंने बताया है कि जो से पतंग आकाश में उड़ती है तो वो पतंग नहीं उड़ती है। पतंग को उड़ाने वाले जो बच्चे होते हैं उनके रंगीन सपने उड़ते हैं, उनकी इच्छाएं उड़ती हैं, उनकी मनोदशाएं उड़ती हैं। तो जिस तरह से पतंग रंग बिरंगी होती है, बच्चों के सपने रंग बिरंगे होते हैं। कभी कभी पतंग उड़ाते उड़ाते बच्चे खतरनाक छत के किनारों पे आ जाते हैं, गिर भी जाते हैं। और गिरने के बाद जब बच्चे वापस दोबारा उठ के खड़े होते हैं तो नए हौसले के साथ, नए हिम्मत के साथ वह और ज़्यादा मजबूती से सबके सामने आते हैं। तो धरती भी बेचैन हो जाती है उनके कदमों के नीचे आने के लिए। आलोक धनवा ने बहुत सुंदर सुंदर बिंबों का प्रयोग किया है और बहुत सुंदर सुंदर उपमेयों का प्रयोग किया है, बहुत सुंदर सुंदर उपमानों का प्रयोग किया है। तो आइए चलते हैं इस कविता की हम व्याख्या करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। तो जब हम किसी कविता की व्याख्या करते हैं तो कविता की व्याख्या करते समय कविता के कला पक्ष का और कविता के भाव पक्ष की चर्चा करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं कविता का पाठ। तो कविता का भाव पक्ष ये है कि शरद ऋतु आने पर प्राकृतिक दृश्य के सौंदर्य का कवि ने वर्णन किया है तथा शरद ऋतु को एक बालक के रूप में कवि ने चित्रित किया है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कवि ने बालकों के सुंदर मनोभावों का चित्रण किया है, उनकी इच्छाओं का चित्रण किया है, उनके उमंगों का चित्रण किया है। तो इसमें क्या कहते हैं, कवि ने इसमें बताया है कि शरद ऋतु जो है साइकिल पे सवार होकर के आ रहा है। एक प्रकार से नया बिंब है और यह एक आमंत्रण कविता है क्योंकि जो शरद ऋतु है और इसको कवि ने मानव के रूप में चित्रित किया है। और शरद ऋतु जो है बच्चों को आमंत्रित करता है कि आओ बाहर खेलो और खेल करके आनंद को पैदा करो, उमंग को पैदा करो। तो संपूर्ण कविता हम पढ़ेंगे तो कवि ने सहज और सरल भाषा का प्रयोग किया है। तत्सम और तद्भव दोनों भाषाओं का कवि ने प्रयोग किया है। अभिधा शक्ति है तो बंदी है। तो जैसा कि नई कविता है तो नई कविता जो है में गानपन का थोड़ा सा अभाव होता है, लेकिन जब हम कविता बार बार पढ़ते हैं तो उसमें एक ठहराव आता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो उसी ठहराव से, उसी ध्वनि से हम कविता का भाव बहुत अच्छे से ग्रहण करते हैं। तो कविता को हम कहेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि संपूर्ण कविता में मानवीकरण अलंकार है, कहीं कहीं उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है, कहीं पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। तो चलिए हम कविता की व्याख्या करते हैं। तो कवि क्या कह रहा है, सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया सवेरा हुआ। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए,
जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। तो आपने देखा कि यहाँ पे सहज और सरल भाषा का प्रयोग है, इसीलिए अभिधा शक्ति है, क्योंकि जैसे हम कहते हैं वैसे समझ में आ जाता है, तो वहां पर अभिधा शक्ति होता है। तो कवि क्या कह रहा है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। तो सबसे तेज बौछारे यानी सबसे तेज बौछारे कब पड़ती है, सबसे तेज बारिश कब होती है, सावन और भादो के मौसम में। सावन और भादो का जो मौसम होता है वो हिंदी का महीना होता है। सावन, भादो, क्वार, कार्तिक ऐसे हिंदी का महीना होता है। तो सावन और भादो जो महीना होता है बारिश का महीना होता है। इस महीने में बहुत तेज बारिश होती है। तो कवि के कहने का भाव क्या है कि तेज बारिश का मौसम समाप्त हो गया है और सावन भादो के बाद कौन सा महीना आता है, क्वार का महीना आता है, यानी इसकी इंग्लिश में जो हम कहते हैं अक्टूबर का महीना आ गया है। आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया, ऐसा कभी हमें बताना चाहता है। तो शाब्दिक अर्थ यही है, लेकिन इसका जो क्या कह सकते हैं कि भावार्थ जो है, इसका एक और अर्थ हम ले सकते हैं कि जो सावन के महीने में काली घटाएं घिर जाती है, अंधकार हो जाता है, तामसिकताएं जो आ जाती हैं, वो सारी तामसिकताएं जो निगेटिविटी है वो खत्म हो चुकी है और सब सकारात्मकता का उदय हो चुका है और आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो शरद ऋतु का जो सवेरा है यानी जो सुबह है, प्रातः काल का समय है, वो कैसा है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सुर्ख है। यानी शरद ऋतु का जो सुबह है, जो प्रातः का समय है, वो खरगोश जैसा है। और सूर्य जो है कैसा लाल सुर्ख है, खरगोश की आंखों जैसा है। तो यहाँ कवि ने नए बिंब का प्रयोग किया है। तो यहाँ कह रहे, यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि यहाँ पे कवि ने क्या कहा है कि शरद ऋतु का समय खरगोश की आंखों जैसा लाल है। तो उपमा अलंकार में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो शरद ऋतु में जो सूर्य निकल रहा है वह उस समय आकाश स्वच्छ है, निर्मल है, सूर्य एकदम सुर्ख और लाल दिखाई दे रहा है। शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो शरद ऋतु कोई मनुष्य तो है नहीं कि किसी पुल को पार करेगा, लेकिन यहाँ पर निर्जीव को सजीव बताने का प्रयास किया गया है, यानी शरद ऋतु को सजीव बताने का प्रयास किया गया। शरद ऋतु पुलों को पार करते हुए आया है। तो कौन से पुल को पार करते हुए आया है, वह क्या कहते हैं, गर्मी और बरसात के पुलों को पार करते हुए सबके समक्ष उपस्थित हुआ है। फिर आगे क्या कह रहा है कवि कि अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। तो यहाँ पर भी कवि ने जो है नए बिंबों का प्रयोग किया है। पुराने कवि तो कहते हैं आए महंत बसंत, यानी बसंत ऋतु जो हाथी पर सवार होकर आए, कुछ लोग कहते हैं घोड़े पर सवार होकर के ऋतु का आगमन हुआ। लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या कहा है कि शरद ऋतु का आगमन हो गया है और वो अपनी नई और चमकीली साइकिल पर आरूढ़ होकर के उपस्थित हो गया। तो साइकिल कौन चलाता है, बच्चे चलाते हैं। तो संभवतः कवि ने यहाँ पर शरद ऋतु की को एक बालक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो बालक ही तो साइकिल चलाते हैं, घंटी बजाते हैं। तो घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए। तो शरद ऋतु आ चुका है और घंटी बजाता हुआ है जोर जोर से। यहाँ पे जोर जोर से, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों को के झुंड को। तो आमतौर पे आप लोगों ने देखा होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपनी टीम को बुलाने के लिए, अपने झुंड को बुलाने के लिए दूसरों के घरों पर जाते हैं, घर के सामने साइकिल पे बैठे रहते हैं, घंटी बजा करके बुलाते हैं। तो शरद ऋतु भी ऐसे ही अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को यानी बच्चों को क्या कर रहा है, नई साइकिल पर सवार होकर के घंटी जोर जोर से बजा बजा करके उन्हें बाहर आने के लिए आमंत्रित कर रहा है। अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके। तो शरद ऋतु के पहले कौन सी ऋतु थी, वर्षा की ऋतु थी। वर्षा ऋतु में आकाश में काले बादल छा जाते हैं, बादल कठोर होते हैं, वहां पर पतंग उड़ाना संभव नहीं होता है। शरद ऋतु में आकाश से बादल जो है छट जाते हैं। तो शरद ऋतु ने आकाश से बादलों को छाट दिया है, आकाश स्वच्छ और निर्मल हो गया है।
ताकि बच्चे पतंग उड़ा सके और प्रसन्न हो सके और शरद ऋतु भी उससे प्रसन्नता प्राप्त कर सके। तो आगे कवि क्या कह रहा है, फिर यहाँ पर कवि ने देखिए, जब कोई भी कविता कवि लिखता है तो उस कविता के माध्यम से कभी कोई ना कोई मैसेज देने का प्रयास करता है, कुछ न कुछ हमें सिखाने का प्रयास करता है, कुछ न कुछ समझाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर कवि ने पतंग के माध्यम से हमें ये मैसेज देने का प्रयास किया है कि इतना हल्का कागज़, इतना पतला धागा अगर आकाश में उड़ सकता है, इतनी ऊंचाई को, आकाश की ऊंचाई को छू सकता है, तो क्या ये कमज़ोर आदमी जो है अपनी क्या कहते हैं, आकाश की ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है, अपनी इच्छाओं, अपने सपनों, अपने उमंगों को नहीं प्राप्त कर सकता है। तो हम पतंग के माध्यम से यह सीख सकते हैं कि हम में से कोई भी कमज़ोर नहीं। जब पतंग जैसी कमज़ोर चीज़ आकाश की ऊंचाई छू सकता है, तो हम में से कोई भी अपने इरादों को, जो हमने सोचा है, जो अपने सपने देखे हैं, उन सपने को पूरा कर सकते हैं, उस सफलता की ऊंचाई को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कवि क्या कह रहा है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो जो शरद ऋतु है आकाश को नरम मुलायम क्यों बनाता है, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे आकाश में पतंग उड़ा सके। इसका भावार्थ तो यही है ना कि वो चाहता है कि बच्चे आकाश में पतंग उड़ा सके। तो पतंग कैसी होती है, रंगीन होती है, हल्की होती है और वह खूब पतली पतली बांस की कमानियों पे बनी होती है। तो शरद ऋतु ऐसा क्यों चाहता है कि बच्चे पतंग उड़ा सके, ताकि बच्चे प्रसन्न हो सकें, सीटियाँ बजा सके, किलकारियाँ मार सके, चहके और गुनगुनाएं, गाएं, उछले कूदे। तो शरद ऋतु ऐसा चाहता है कि वातावरण में, शरद ऋतु के वातावरण में प्रसन्नता छा जाए, चारों तरफ उमंग ही उमंग छा जाए बच्चों के माध्यम से। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा है। तो यहाँ पे कवि ने अतिशयोक्ति का प्रयोग किया है, क्योंकि कवि ने कहा है दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। तो अगर कवि ऐसा भी कह सकता था कि दुनिया की हल्की चीज उड़ सके, दुनिया का पतला कागज उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके, लेकिन कवि ने कहा सबसे हल्की रंगीन चीज उड़ सके, सबसे पतला कागज उड़ सके, सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी कवि ने एक नया प्रयोग किया है, बड़ा सुंदर प्रयोग किया है। कवि के अनुसार पतंग से हल्का, पतंग से रंगीन और पतंग से क्या कहते हैं पतली कमानी कोई हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों की आकांक्षाओं को, उमंगों को पतंग एक नया आयाम देता है, एक नई ऊंचाई देती है। इतनी ऊंचाई देने वाला और कोई चीज़ हो ही नहीं सकता, इतनी ऊंचाई देने वाली और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, ऐसा कवि ने हमें बताया है। तो यहाँ पर कवि ने ध्वनि बिंब का प्रयोग किया है, ठीक है। घंटी जोर जोर से, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, यहाँ पर भी कवि ने ध्वनि बिंब का प्रयोग किया है। और कभी बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो सीटियों, किलकारियों में भी कवि ने ध्वनि बिंब का प्रयोग किया है। अब चलिए अगली लाइन की हम व्याख्या करें। इस पंक्ति के माध्यम से शरद ऋतु में इस शरद ऋतु का कवि ने वर्णन किया है, तथा बच्चों के स्वभाव का, बच्चों के मनोदशा का, बाल मनोविज्ञान का कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि वास्तव में हम लोग बड़े हैं, चूंकि बड़े हैं तो बच्चों के मनोभाव को इतने अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते हैं, लेकिन कवि ने बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से बच्चों के मनोभावों का वर्णन किया है। अब कवि ने यहाँ पर भी नए शब्दों का प्रयोग किया है। कवि क्या कह रहा है, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो यहाँ पर तुकबंदी भी है कपास में और पास में, तो इससे नाद सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है। कवि किसको कह रहा है, बच्चों को कह रहा है कि बच्चे जन्म लेते हैं, जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कपास लाते हैं। तो कपास किसको कहते हैं, रुई को कहते हैं, कॉटन को कहते हैं। तो रुई कैसा होता है, हल्का होता है, मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है। तो
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत कोमल होते हैं, बहुत मुलायम होते हैं और रुई की तरह हल्के होते हैं। तो हल्कापन किसके अंदर होता है? हम लोगों के अंदर भारीपन है, क्योंकि हम लोगों के अंदर लोभ, मोह, मद, काम, क्रोध, बहुत सारे मनोविकार हैं और मनोविकारों ने हमें भारी बना दिया है। अब बच्चों का मन प्योर होता है, बच्चों का मन हल्का होता है, क्योंकि उनके अंदर लोभ, मोह, मद, काम, क्रोध कुछ भी नहीं होता। वो पवित्र होते हैं, निर्मल होते हैं, कपास की तरह प्योर होते हैं। तो पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और इनकी इस कोमलता को देख करके, इनकी इस मासूमियत को देख करके धरती का भी हृदय जो है ममता से भर जाता है और बेचैन हो जाती है। बच्चों के, वो भी घूमते हुए बच्चों के कदमों के नीचे आ जाती है कि बच्चे जो है उसके ऊपर उछल सके, कूद सके और खेल सके। तो धरती भी एक माता कहते हैं, हम लोग धरती को माता कहते हैं। तो इसमें धरती का ममत्व कवि ने दिखाया है कि धरती के अंदर भी ममता जाग जाती है। वो भी चाहती है कि बच्चे उस पर उछले कूदे, सीटी बजाएं और आनंदित हो। जब ये दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो यहाँ पर कवि ने स्पर्श बिंब का प्रयोग किया है, छतों को भी नरम बनाते हुए। तो बच्चे जब छत पे दौड़ते हैं तो उनको छत की कठोरता नहीं लगती। उनके लिए छत भी जैसे लगता है कि नरम गद्दे के समान हो गया। इस छत से उस छत पर, उस छत से उस छत पर। गांव देहात में देखते हैं, शहर में भी मकान जो होते हैं सटे सटे होते हैं, तो बच्चे एक छत से दूसरे छत पर, दूसरे छत से तीसरी छत पर और छतों पर दौड़ते हैं, सीटी बजाते हैं, किलकारी मारते हैं। तो वो कठोर छत भी उनके लिए नरम गद्दे के समान हो जाती है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो बच्चे जब छतों पर दौड़ते हैं, किलकारी मारते हैं, हंसते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो उनकी आवाज़ से एक अजीब सा संगीत उत्पन्न होता है, जिससे जो दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। तो ऐसा लगता है कि दिशाओं में एक संगीत उत्पन्न हो गया, चारों तरफ मृदंग बज रहा है, बहुत ही आनंद का मोहक वातावरण उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पर कवि ने उपमा अलंकार का प्रयोग किया है, क्योंकि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, इस तरीके से कवि ने तुलना किया है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। तो पेंग भरना, जब हम लोग झूला झूलते हैं तो झूले को गति देने के लिए क्या करते हैं? पेंग मारते हैं। तो पेंग क्यों मारते हैं? कि झूला आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। तो जब बच्चे दौड़ते हैं, झूमते हैं, कुलांचे मारते हैं, तो क्यों दौड़ते झूमते हैं? क्योंकि उनकी पतंग जो है आकाश की ऊंचाइयों को छू सके। तो कैसे झूमते हैं? जैसे एक पेड़ की डाल झूमती है। यहाँ पर बच्चों की झूमने की तुलना पेड़ की डाल से की गई है। तो कभी कभी झूमते हुए, दौड़ते हुए बच्चे खतरनाक छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो कभी कभी बच्चे झूमते हुए और किलकारी मारते हुए खतरनाक छतों के किनारे तक पहुंच जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो कभी कभी बच्चे पतंग उड़ाते समय गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा उन्हें चोट लग जाती है। तो कभी कभी बच्चे छतों के खतरनाक किनारे पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उस समय वो गिरने से बच जाते हैं। तो कैसे बच जाते हैं? अपने ही शरीर के रोमांच से वो बच जाते हैं, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, वो एक जगह स्थिर नहीं होते हैं। तो अपनी चंचलता के कारण ही वह उस जगह ज़्यादा देर तक नहीं टिकते और वहाँ से हट जाते हैं। इस तरीके से अपने शरीर के रोमांच के माध्यम से ही वह बच जाते हैं, नहीं गिरते हैं। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो ऐसा कवि को लगता है कि जैसे कवि को बच्चे जो है गिरने से कैसे बच गए। जैसे लगता है कि पतंग की एक पतली डोरी, जो कमजोर डोरी है, उसी डोरी ने बच्चों को थाम लिया है मजबूती से। उस डोरी ने ही बच्चों को गिरने से बचा लिया है, क्योंकि ऐसा कवि कह रहा है। तो कवि ये भी कह रहा है कि पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। साथ साथ में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो जब बच्चे रंगीन पतंगों को आकाश में उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि पतंग नहीं उड़ रहे, पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। उनके सपने उड़ रहे हैं, उनकी इच्छाएं उड़ रही हैं, उनकी उमंगें उड़ रहे हैं, उनकी रंगीन कल्पनाएं उड़ रही हैं। तो इस तरीके से कवि हमें
बता रहा है कि पतंग नहीं उड़ रही, पतंग के साथ साथ बच्चों की आकांक्षाएं भी आकाश में कुलांचे भर रही हैं, आकाश में उड़ रही हैं। फिर आगे क्या कवि कह रहा है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे बच जाते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे नहीं बचते हैं, वो पतंग उड़ाते हुए कभी कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और छत के किनारों से नीचे गिर जाते हैं। और जब छत के किनारों से नीचे गिर जाते हैं तो बच्चे जब नीचे गिर जाते हैं और बच जाते हैं तो दुगनी जोश और दुगनी हिम्मत के साथ सबके सामने आ जाते हैं, सूरज के सामने आ जाते हैं और फिर से पतंग उड़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा हमने देखा है कि बच्चों का जो स्वभाव होता है वो निडर स्वभाव होता है, कभी चोट चपेट से वो नहीं डरते, गिरने से नहीं डरते। अक्सर देखा होगा कि बच्चे जब साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते समय बार बार गिरते हैं, उन्हें चोट चपेट लगती है, लेकिन वो डरते नहीं हैं और चोट से किसी भी चीज़ से, और बार बार वह चलाने का अभ्यास करते हैं और अंत में साइकिल दौड़ाने लगते हैं। इसी प्रकार से बच्चों को कोई खतरा नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, कोई डर नहीं रोक सकता। जब वो खतरे का और डर का सामना कर लेते हैं तो हम सबके सामने दुगने जोश के साथ आ जाते हैं, दुगने उमंग के साथ आ जाते हैं। और तब जब बच्चे और निडर हो जाते हैं और साहसी हो जाते हैं तो धरती और भी ज़्यादा बेचैन हो जाती है, उनके पैरों के नीचे बिछ जाते हैं ताकि बच्चे उनके ऊपर दौड़ सके, उधम मचा सके, किलकारी भर सके और धरती उसका आनंद उठा सके। तो इसी के साथ ही हमारी कविता समाप्त हुई और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी ये कविता आपको कैसी लगी। ठीक है, अगली बार हम मिलेंगे एक नई कविता के साथ, एक नई रचना के साथ, एक नए लेखक के साथ, एक नए कवि के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।